नमस्कार। नई परख पर आपका स्वागत है। आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के यशस्वी नेता थे और वे दक्षिणपंथ से जुड़े हुए थे। वे जनसंघ के नेता रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, वे देश के विदेश मंत्री रहे और देश का प्रधानमंत्री बनने से पहले वे एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे जिनके व्यवहार कुशलता, जिनका राजनीतिक कौशल और जिनकी वक्तृता के सभी लोग कायल थे। आज मैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी की शुरुआती राजनीतिक जीवन की कुछ कहानियां सुनाऊंगा। अटल बिहारी वाजपेयी दूसरे लोकसभा चुनावों के बाद संसद में चुनकर आए थे और एक सांसद के रूप में उन्होंने अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व बलरामपुर संसदीय क्षेत्र से किया। जब वो संसद में आए तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का ध्यान उन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया। नेहरू उनकी वक्तृता से काफी प्रभावित थे, उनकी आलोचनाओं को वह गंभीरता से लेते थे और वह बार बार यह कोशिश करते थे कि इस युवा सांसद को वह अनेक तरह के मौके उपलब्ध करा पाएं जिससे वे विदेश नीति की समझ बना पाएं और साथ ही उन्होंने लगातार उन्हें बढ़ावा दिया, उन्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश की। नेहरू 1960 के दशक में ख्रुश्चेव को यह बताते हैं, जब ख्रुश्चेव भारत आए थे तो उन्होंने देश के नेताओं को उनसे मिलवाया और ख्रुश्चेव से यह कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भविष्य के प्रधानमंत्री हैं। अटल बिहारी वाजपेयी नेहरू की कड़ी आलोचना करते थे, लेकिन उन आलोचनाओं के बावजूद उनके मन में नेहरू के प्रति हमेशा ही एक सम्मान बना रहा। मैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 1999 में दिए गए भाषण का एक अंश सुनाऊंगा और उसके बाद हम अन्य मुद्दे की तरफ आगे बढ़ेंगे। और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभर कर सामने आती थी। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। कांग्रेस के मित्र शायद भरोसा नहीं करेंगे। साउथ ब्लॉक में नेहरू जी का एक चित्र लगा रहता था। मैं आते जाते देखता था। नेहरू जी के साथ सदन में नोक झोंक भी हुआ करती थी। मैं नया था, पीछे बैठता था। कभी कभी तो बोलने के लिए मुझे वॉकआउट करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने जगह बनाई, मैं आगे बढ़ा और जब मैं विदेश मंत्री बन गया तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टंगा हुआ नेहरू जी का फोटो गायब है। मैंने कहा ये चित्र कहां गया? कोई उत्तर नहीं दिया। वो चित्र वहां फिर से लगा दिया गया। क्या इस भावना की कद्र है? क्या देश में ये भावना पनप है? ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभर कर सामने आती थी। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है और हंसते हुए चले गए। वाजपेयी दो ऐसे मौकों पर नेहरू की तरफदारी करते हुए सामने आए जब नेहरू की तीखी आलोचना उनके विरोधियों के द्वारा की जा रही थी और बाद के दौर में भी हम यह देखते हैं कि नेहरू की आलोचना उन मुद्दों पर होती है। पहला मौका था जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने यह फैसला किया कि वे कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर देंगे। जब कम्युनिस्ट सरकार केरला में बनी थी तो वह पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार थी। नंबूदरीपाद उसके मुख्यमंत्री बने थे और नंबूदरीपाद की जो सरकार थी वह कई मोर्चों पर काफी अच्छा काम कर रही थी, लेकिन नंबूदरीपाद की सरकार के साथ जो सबसे बड़ी समस्या थी वह यह कि विपक्षी दलों की तरफ से लगातार यह शिकायत आ रही थी कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो वहां पर अन्य दलों के कार्यकर्ताओं को सही तरीके से काम नहीं करने दे रही है और एक तरीके से वहां पर अलोकतांत्रिक माहौल बन रहा है।
लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वह यह, और हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि यह एक ऐसा आधार नहीं था जिसको जिसका सहारा लेकर एक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। लेकिन इंदिरा गांधी केरल के कांग्रेस के नेताओं के प्रभाव में आई और उन्हें भी यह लगा कि इस सरकार को बर्खास्त करने की जरूरत है, और उसके बाद इस सरकार को बर्खास्त कर दिया गया 1959 में 31 जुलाई को। और जब यह सरकार बर्खास्त की गई तो इसकी काफी तीखी आलोचना हुई, क्योंकि एक प्रगतिशील काम करने वाली सरकार को बर्खास्त किया गया था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में 20 अगस्त को पूरी तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस निर्णय का साथ दिया। अपने संसद में दिए भाषण में उन्होंने यह कहा कि भारत के प्रधानमंत्री के से ज्यादा कम्युनिस्ट पार्टी का कोई ज्यादा दोस्त, कोई बड़ा दोस्त नहीं हो सकता है। उन्होंने यह कहा कि भारत में अगर सीपीआई ने अपनी जड़ें जमाई हैं तो उसके लिए नेहरू की उदारता भी जिम्मेदार है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या सीपीआई यह भूल गई कि भारत के प्रधानमंत्री एक बड़े लोकतंत्रवादी भी हैं, और उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए ही और जो कम्युनिस्ट सरकार है उसके कुप्रशासन से बचने के लिए ही केरल की सरकार को बर्खास्त किया है, और उनका यह निर्णय पूरी तरीके से सही है। यह एक ऐसा मुद्दा है, यानी कि केरल की सरकार को बर्खास्त करने का नेहरू का फैसला, जिसकी आलोचना हम कई मौकों पर अलग अलग संघ या भाजपा के नेताओं के द्वारा आज के दौर में करते देखते हैं। लेकिन यहाँ यह बात याद रखने की जरूरत है कि उनके सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने खुलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के निर्णय का साथ दिया था। यहाँ निश्चित रूप से इस निर्णय की तरफदारी करने की कोई बात नहीं है। यह निर्णय बहुत अच्छा नहीं था, गलत था, लेकिन मैं सिर्फ यह बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी अलग अलग मौकों पर नेहरू की तरफदारी में भी सामने आए, और कई उन मौकों पर सामने आए जहां पर तमाम अन्य दल नेहरू की आलोचना कर रहे थे। नेहरू के लिए एक और बुरी स्थिति तब आई जब चीन से भारत का युद्ध हुआ, और चीन से भारत के इस युद्ध में भारत को एक तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। वाजपेयी ने काफी तीखी आलोचना की जवाहरलाल नेहरू की, और संसद में उन्होंने सरकार की नीतियों की भी काफी मुखालफत की, और उन्होंने कहा कि देश युद्ध के लिए तैयार नहीं था। प्रधानमंत्री गलत तरीके से चीन के झांसे में आ गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नेहरू के नेतृत्व की तरफदारी की, और उन्होंने यह कहा कि आज, जब वो संसद में बोल रहे थे तो उनका ये बयान है और मैं इसको उद्धृत कर रहा हूं कि आज देश पूरी तरह से प्रधानमंत्री के पीछे खड़ा है। वे एक वरिष्ठ राजनेता हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है, और वे शांति के दूत हैं, शांति का संदेश देने वाले हैं। लेकिन जो इतिहास है वह इस व्यक्ति से यह चाहता है कि वे शांति के साथ साथ ये जो विकट स्थिति है उसमें भी हमारा नेतृत्व करें। और इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये जो वक्त है वह हर भारतीय नागरिक और हर भारतीय सिपाही के लिए एक परीक्षा का वक्त है, और इस कठिन समय में प्रधानमंत्री के लिए भी यह एक परीक्षा का समय है, और हम सब यह उम्मीद करते हैं कि वे लोगों की जो भावना है उसके अनुरूप हमें अपना नेतृत्व प्रदान करेंगे। कुछ शब्दों की हेर फेर है, पर मोटे तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने नेहरू के नेतृत्व पर सवाल खड़े नहीं किए। नेहरू के नेतृत्व को उन्होंने सिरे से नकारा नहीं। दूसरे जो कई नेता थे वह नेहरू को से चाहते थे कि उनसे एक तरह से ऐसी स्थिति पैदा की जाए कि वो इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाएं, और उसमें जो नॉन कम्युनिस्ट विपक्ष था उसमें जो नेहरू के एक समय के जो नेता थे, बड़े नेता थे, यानी कि वो उम्र के हिसाब से भी नेहरू के आसपास के ही थे, आचार्य कृपलानी, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नेहरू से भी इस्तीफा मांगा जाना चाहिए।
जवाहरलाल नेहरू ने कृष्णा मेनन को इस्तीफा देने, जो कि रक्षा मंत्री थे, उनको इस्तीफा देने के लिए कहा था और वाजपेयी ने इसका स्वागत किया था। लेकिन उन्होंने आचार्य कृपलानी के इस कथन का या इस मांग का समर्थन नहीं किया कि नेहरू से भी इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। और इससे जो आचार्य कृपलानी थे वो काफी नाराज हुए थे और उन्होंने यह कहा था कि बाद में मीनू मसानी को, जो कि स्वतंत्र पार्टी के एक नेता थे, उनसे कहा था कि वाजपेयी पर ज्यादा भरोसा मत करो, वह जनसंघ में है लेकिन वह एक नेहरूवादी हैं और वो कभी भी नेहरू को सत्ता से हटाना नहीं चाहते हैं। लेकिन मुख्य बात जो यहाँ पर है वह यह कि नेहरू के नीतियों की मुखालफत करने के बावजूद वाजपेयी ने यह कोशिश की कि जो नेहरू का नेतृत्व है उसकी आलोचना इस सीमा तक ना हो कि वह मांग नेहरू को हटाने तक चली जाए। ये दो घटनाएं इस बात को रेखांकित करती हैं कि भारत के बाद में जो प्रधानमंत्री बने यानी अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने 50 के दशक में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मुखालफत करने के बावजूद कई मौकों पर उनका साथ दिया। यह अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व की महत्ता, उसके महत्व को भी दर्शाता है, उसकी उदात्त प्रवृत्ति को भी दर्शाता है, जहां पर वह विपक्ष के नेता के रूप में कई बार नेहरू की तीखी आलोचना करते हैं और कई बार वो अपनी पार्टी की विचारधारा को लेकर बहुत ही एक दृढ़ या कुछ हद तक कट्टर नेता के रूप में भी सामने आते हैं। लेकिन वे संवाद का दरवाजा हमेशा खुला रखते हैं और उस संवाद के दरवाजे को खुला रखने के साथ साथ वे अपने से वरिष्ठ नेता से सीखने की एक प्रवृत्ति भी रखते थे। हालांकि बाद के दौर में वाजपेयी के जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनसे कई बार यह संदेह पैदा होता है कि क्या सच में वे एक नेहरूवादी थे। खासतौर पर जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो उन्होंने उसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना माना, लेकिन वो इस सीमा तक आगे नहीं गए कि वे अपनी पार्टी की निंदा करें और वो पार्टी नेतृत्व की सीधी आलोचना करें। इसी तरीके से जब गुजरात का दंगा हुआ तो उन्होंने जो मुख्यमंत्री थे उस समय नरेंद्र मोदी, उनसे राजधर्म का पालन करने के लिए कहा, लेकिन वे अपनी पार्टी के अंतर विरोधों से आगे जाकर नरेंद्र मोदी को हटाने के निर्णय तक नहीं जा पाए। और इसके अलावा एक बार तो उन्होंने यहां तक भाषण दिया कि आखिर सबसे पहले गोधरा में आग किसने लगाई। जब उनकी काफी तीखी आलोचना हुई तो उन्होंने अगले दिन यह कह दिया कि उन्हें गलत तरीके से उद्धृत किया गया है और ऐसा लगता है कि उनके जीवन भर की कमाई चली गई। लेकिन जब कारगिल युद्ध हुआ तो वाजपेयी के भीतर भी वही भावना थी जो 1962 में चीन युद्ध के समय जवाहरलाल नेहरू के मन में थी कि उनके साथ छल हुआ है। एक तरीके से वे भी यह चाहते थे कि पड़ोसी देशों के साथ विश्वास का संबंध कायम हो, लेकिन वो भी उसी तरीके से चले गए जैसे शायद जवाहरलाल नेहरू चले गए थे। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ रेखांकित करना चाह रहा हूँ वह यह है कि हम अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक जीवन में और खास तौर पे उनके शुरुआती राजनीतिक जीवन में यह देख सकते हैं कि वे अपनी पार्टी की विचारधारा से बंधे होने के बावजूद लगातार संवाद करने वाले नेता के रूप में सामने आते हैं। आज के दौर में बहुत कम ऐसे सांसद मिलेंगे जो इतनी तैयारी के साथ संसद में जाते हैं जितनी तैयारी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जाया करते थे। लेकिन इसके साथ यह भी सच है कि आज के दौर के प्रधानमंत्री संसद की गतिविधियों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। वे कभी कभार संसद में जाते हैं और उनमें वह उदारता नहीं दिखती है, दूर दूर तक नहीं दिखती है, जो कि जवाहरलाल नेहरू में मौजूद थी। मैं नई परख के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं और मुझे ये उम्मीद है कि अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित कुछ अनछुए पहलुओं के जिक्र से आपको उनके शुरुआती राजनीतिक जीवन, विशेष रूप से संसदीय जीवन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से उनके संबंधों के बारे में एक नई अंतर्दृष्टि मिली होगी, एक नई समझ मिली होगी। नमस्कार।